एंजाइम नोमेनक्लेचर के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री द्वारा नियुक्त जो एंजाइम कमीशन है उसने 1961 में, जो कि बाद में 1969 में वापस उसको संशोधित कर दिया गया था, उस नियम के तहत एंजाइम का जो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन है वो दिया गया था। और इसमें एंजाइम को इम्पॉर्टेंटली 6 क्लास में डिवाइड किया है और हर ग्रुप को, हर समूह को फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको उत्प्रेरित करने वाले जो एंजाइम है उनको 6 ऑर्डर और प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 उपवर्गों में बांटा गया है। देन एंजाइम के दो भाग जो कि हमें पता होते हैं, सबस्ट्रेट और दूसरे भाग जो कि रासायनिक अभिक्रिया को बताता है। देन थर्ड है कि जो एंजाइम के लिए जो एक कोड की संख्या दी गई है उसमें पहला अंक है वो एंजाइम का ग्रुप होगा, दूसरा यानी कि वर्ग, दूसरा उपवर्ग, तीसरा उपवर्ग और चौथा एंजाइम का विशेष नाम बताता है। जैसे एंजाइम है 2.7.11, इसका मीनिंग ये है कि जो एंजाइम है वो वर्ग 2 यानी कि ट्रांसफरेज के ग्रुप का है। उपवर्ग 7 यानी कि वो फॉस्फोरस का स्थानांतरण करता है, यानी फॉस्फोरस का स्थानांतरण मतलब वो फॉस्फोरस को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करता है। और देन 1 का मतलब है फॉस्फेट समूह का क्या प्राप्त करता है, कौन है, अल्कोहल, यानी कि जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जाके ऐड हो रहा है वो कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। और जो अंतिम अंक जो एक है वो हेक्सोकाइनेज अथवा एटीपी को बताता है, यानी कि इसके द्वारा, इस एंजाइम कोड के द्वारा डीहेक्सो 6 फॉस्फो जो ट्रांसफरेज है वो एंजाइम का बोध होता है, जो कि एटीपी से फॉस्फेट समूह को ग्लूकोज के कार्बन 6 पर उपस्थित OH समूह को स्थानांतरित करता है। ये जो एग्जाम्पल है ये हमने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के वक्त देखी थी, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। उस वक्त जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो काम आता है और उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या है, 2.7.11। तो जो शब्द OTHLIL है ये वर्गों का समूह है, जिसमें हम जो पहला जो नोमेनक्लेचर में पहला अंक है वो ये बताता है, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज या फिर डेस्मोलेज, आइसोमरेज और लाइगेज या फिर सिंथेटेज। पहला कैटेगरी की हम बात करें ऑक्सीडोरिडक्टेज, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। यहाँ पे एक रिएक्शन है AH2 प्लस B गिव्स A प्लस BH2, यानी कि A ग्रुप से हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर हो गया, B ग्रुप में। इसमें आते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल NAD प्लस ऑक्सीडोरिडक्टेज। इसका जो EC यानी कि एंजाइम कमीशन होगा वो क्या होगा, एंजाइम क्लासिफिकेशन है वो होगा 1.1.1.1। देन है डिहाइड्रोजनेज, इसमें आते हैं लैक्टेट और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ये जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के जो एटम है उससे हाइड्रोजन ग्रहण करके सबस्ट्रेट अणु का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन एटम लेके उससे ऑक्सीडाइज कर देते हैं। पहला है लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, लैक्टिक एसिड और NAD प्लस में क्या हुआ, पायरुविक एसिड और NADH2 मिला, यानी कि जो लैक्टिक एसिड में हाइड्रोजन था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, निकोटीन एडेनिन डिहाइड्रोजनेज पे। देन सक्सिनिक एसिड में FAD के साथ रिएक्शन करने से क्या बना, फ्यूमरिक एसिड और FADH2, सिमिलर रिएक्शन टू A। देन ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज में अमीनो एसिड प्लस ऑक्सीजन, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में क्या हुआ, कीटो एसिड और अमोनिया मिला। सिमिलरली यहाँ पे साइटोक्रोम प्लस O2, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो किस पे
रिएक्ट हुई साइटोक्रोम पे जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो वो अब क्या हो गया, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन है पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज में AH2 प्लस एच पेरोक्साइड जो H2O2 है, जो पेरोक्साइड है वो पेरोक्सीडेज की कन्वर्ट में क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। कैटालेज में क्या हुआ, जो पेरोक्सीडाइज है वो ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जितने भी थे ये क्या थे, हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज के एग्जाम्पल थे। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। देन है ट्रांसफरेज ग्रुप, इसमें जो दो यौगिक हैं ए और बी, उनके बीच हाइड्रोजन के अतिरिक्त इसके अलावा अन्य प्रकार के समूह का आदान प्रदान होता है, जैसे हेक्सोकाइनेज, जिसमें क्या होता है, जैसे ए के साथ एक्स बाइंड है प्लस बी, तो अब क्या हुआ, जो एक्स था यहाँ पे वो एक्स है वो हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसमें आता है पहला ट्रांस अमीनेज, यानी कि हाइड्रोजन के अलावा हम अमीनो ग्रुप है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये अमीनो एसिड है एक, जिसमें एक साथ में कीटो एसिड भी है। यहाँ पे अमीनो ग्रुप की जगह क्या है, डबल बॉन्ड ओ है। तो ट्रांस अमीनेज एंजाइम यूज करने से क्या हुआ, जो कीटो एसिड था वो अमीनो एसिड, यानी कि जो कीटो ग्रुप है वो अमीनो एसिड पे आ गया और जो अमीनो एसिड है वो कीटो ग्रुप पे आ गया। देन है ट्रांस एसिलाइडेज, इसमें जो एसिटाइल या एसिल समूह है, ग्रुप है CH3COO, उसका ट्रांसफर होता है। फिर ट्रांस मिथाइलेज में मिथाइलेशन होता है, मिथाइल ग्रुप का जो है वो ट्रांसफर होता है। ट्रांस फॉस्फोरिलेज में फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है। और ये जो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है ये मोस्टली हम देखते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट साइकिल में, जो कि है ग्लाइकोलाइसिस। पहला इसमें ग्लूकोज और एटीपी के साथ क्या बना था हमारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी। फिर ग्लिसरॉल और एटीपी के साथ बना ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एडीपी। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जब एडीपी और पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में क्या बनेगा, पायरुवेट और एटीपी, जो कि क्या है, लास्ट एंड प्रोडक्ट है किसका, और फर्स्ट लास्ट एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, और फर्स्ट प्रोडक्ट किसका है, सिट्रिक एसिड साइकिल का, जिसमें पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि रिएक्शन हमने बायोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर में पढ़ी थी। देन हमारा फिफ्थ है ट्रांस एल्डोलेज और ट्रांस कीटोलेज, इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। थर्ड हमारा आता है हाइड्रोलेज, थर्ड ग्रुप है हमारा कौन सा, हाइड्रोलेज, जिसमें वाटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। इसमें आता है लाइपेज, यानी इसमें जो इसका एंजाइम क्लासिफिकेशन होगा वो होगा 3.1.1.3, यानी कि थर्ड इसका ग्रुप है 1, यानी कि जो कौन सा ग्रुप है वो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, दूसरे ग्रुप पे, यानी कि जो AB था, जो एक प्रोडक्ट था, वो उसको वाटर की प्रेजेंस में हमने क्या किया, AOH और BH में कन्वर्ट कर दिया। देन है इसमें पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि इसमें जो सब ग्रुप है वो एंजाइम के जो ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड है उसको क्या कर रहे हैं, वो वाटर में वाटर रिडक्शन कर रहे हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ वाटर जो है रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। इसमें एग्जांपल है सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, एमाइलेज, सेलुलेज, जितने भी ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के द्वारा रिड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देन हमारा आता है एस्टरेज, एस्टरेज का यूज करते हैं हम एस्टर, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें से हमें स्मेल निकलती है जो कि बहुत ही प्लीजेंट होती है, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एस्टर है। तो एस्टर में हम यूज करते हैं एस्टरेज एंजाइम, जिसमें क्या करता है, जो वाटर की प्रेजेंस में एंजाइम है वो जो सी डबल बॉन्ड ओ, दो ग्रुप जो ऑक्सीजन के लगे हुए हैं उसको कन्वर्ट कर देता है एसिड और अल्कोहल में।
इसमें लाइपेज, सल्फेटेज और फॉस्फोलाइपेज एग्जांपल हैं। देन थर्ड आता है हमारा प्रोटीएज। ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं? हाइड्रोलाइज में। हाइड्रोलाइज यानी कि वाटर की प्रेजेंस इन सारी रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमें पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना हो, पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है? जब दो अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको हम प्रोटीज एंजाइम से तोड़ते हैं। और यहाँ पे जो दो आर ग्रुप है वो अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग अमीनो एसिड डिपिक्ट करते हैं। देन है हमारा अमाइडेज। अमाइडेज में जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो ग्रुप है वो, सॉरी जो बॉन्ड है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसके एग्जांपल है यूरिएज, एस्पार्जिनेज, ग्लूटामेनेज, एडिनेज और ग्वानेज। आर्जिनेज भी होता है कभी कभी। देन फोर्थ हमारा है लाइएज, फोर्थ ग्रुप। इसमें हम लाइएज को डेस्मोलेजिस भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं। अब जैसे एल्डोलेज है तो वो कीटोज 1 फॉस्फेट एल्डिहाइड लाइपेज जो एंजाइम है, इसको हम 4.1.2.7 इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब जैसे ए और बी एक कंपाउंड है, उसके साथ में एक्स और वाई एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ए के साथ एक्स हो गया और बी के साथ वाई, यानी कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इनोलेज की प्रेजेंस और वाटर की प्रेजेंस में क्या हुआ? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना। सिमिलरली फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, पायरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड और CO2। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाती है। फिफ्थ ग्रुप हमारा आता है आइसोमरेज का। आइसोमर में क्या होता है? जो नंबर ऑफ कार्बन है वो एज इट इज रहते हैं, लेकिन जो उनकी पोजीशन है इन कंपैरिजन टू कायरल कार्बन वो चेंज हो जाती है। जैसे 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, मोस्टली जो एल्डिहाइड है यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कीटोन ग्रुप में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो सेम रहेंगे। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेटिन में कन्वर्ट हो रहा है। हमारा लास्ट है 6 जो है लाइगेजेस। लाइगेज मतलब जोड़ना। दो ग्रुप को जो बॉन्ड बनता है उसको हेल्प करता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज में सक्सिनिक थायोकाइनेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज, एसिटाइल कोएंजाइम, ए कार्बोक्सिलेज, ये सब किसके एग्जांपल हैं? लाइगेजेस के। यहाँ पे प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कंडेंस होना। कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक बॉन्ड के द्वारा कंडेंस हो रहे हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और इसमें ATP जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। नाउ कम्स मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, कि मतलब एंजाइम जो है वो हमने सबस्ट्रेट के साथ ऐड तो कर दिया, लेकिन उसकी क्रिया या कार्य करने की उसकी क्रिया विधि क्या है, यानी कि उसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ आप एंजाइम की डेफिनेशन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डेफिनेशन से ज़्यादा ये ग्राफ हमें बताता है एंजाइम के बारे में। इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ये वो एनर्जी है जो एक रिएक्शन के होने की रेट को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि हमारे पास एक रिएक्शन है उसमें हमें 300 किलो जूल जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही है। कोई भी रिएक्शन में अगर 300 किलो जूल एनर्जी यूज़ हो रही है तो वो एनर्जी कितने रेट से उस रिएक्शन को A से B में कन्वर्ट कर देगी। और यही एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये
रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प करती है। अगर हम अभी इसी डेफिनेशन वाइज देखें तो अभिक्रिया में भाग लेने हेतु अभिकारकों के क्रियाशील होने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो क्रियाशील ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो इसमें हुआ क्या, विदाउट एनर्जी तो क्या हुआ, जो एनर्जी का रेट है वो लो था, लेकिन जैसे ही उसमें एंजाइम आया तो क्या हुआ, वो रिएक्शन, वो जो वैल्यू है वो क्या है, वो पीक पे चली गई। जैसे यहाँ पे एंजाइम है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको अगर मान लो रिड्यूस होने के लिए 765 किलो जूल चाहिए, और जो प्लेटिनम है जो कि एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, उसकी प्रेजेंस में 49 किलो जूल और कैटालाइज एंजाइम की उपस्थिति में 8 किलो जूल से कम क्रियाशील ऊर्जा पर वो रिएक्शन हो जाती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले इस मैकेनिज्म को, इस पूरे मैकेनिज्म को माइकल और मेंटिस ने 1913 में इन्वेंट किया था। उन्होंने एक एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम, उसकी हेल्प से क्या किया था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अनुसार सबस्ट्रेट और एंजाइम कन्वर्ट होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, जो कि क्या है, रिवर्सिबल है। उसके बाद एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। यहाँ पे आपको एंजाइम की साइट दिख रही होगी जहाँ पे वो बाइंड करता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया, और एंजाइम की वापस जो साइट है वो वैकेंट हो गई और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी जो संयुक्त होने का जो ये स्थान है उसे एक्टिव साइट कहलाते हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट है वो आप क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। ये कार्य करता है लॉकएंड की मैकेनिज्म, यानी कि जो लॉकएंड की थ्योरी है, जो सबसे पहले एमिल फिशर ने 1998 में लॉकएंड की थ्योरी दी थी। यानी कि जैसे हम ताला खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक साइज हो, एक उसका शेप होता है जो कि फिट होता है एक पर्टिकुलर लॉक में, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम लॉकएंड की मैकेनिज्म। अब जहाँ पे हम बात करें अगर कॉशलैंड के मॉडल की, तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट की के साथ एक्टिव साइट की जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। वो क्या बना रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसने 1958 में कॉशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था, जिसे बाद में लिप्सकॉम ने भी मान्यता प्रदान की थी। अब बात करते हैं मैक्सिस एंड मेंटेन के इक्वेशन प्लॉट की, जो आपके ज़्यादा न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म में है, जिसमें आपको एक ग्राफ समझना है। इस ग्राफ में ये बता रखा है जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसके हाफ वेलोसिटी पे एक रिएक्शन कितनी हो रही है वो डिफाइन करता है रिएक्शन रेट क्या है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले रहे हैं और वर्टिकल हम रिएक्शन रेट ले रहे हैं, तो जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोला होगा। हाइपरबोलिक ग्राफ ये बताता है कि हाफ ऑफ द वेलोसिटी पे जो रिएक्शन है वो कंप्लीट है। अब बात करते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम की। एलोस्टेरिक एंजाइम है वो एक एंजाइम जिसमें दो संरचनात्मक रूप से भिन्न रूप है, जिसमें से एक सक्रिय और एक निष्क्रिय है। यानी कि ऐसे एंजाइम जिसमें एक एक्टिव साइट और एक इनएक्टिव साइट होती है वो एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम की जो चतुर्भुज संरचना
ऐसी है कि इसमें एक सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर एंजाइम के साथ बातचीत होती है, यानी कि सबस्ट्रेट जो इनहिबिटरी साइट है वो इनएक्टिव ग्रुप में कन्वर्ट कर दी जाती है। उसके बाद आपके हैं कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक एग्जाम्पल। उसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। पहला है कि एक एलोस्टेरिक एंजाइम जो माइकलिस मेंटेन की जो थ्योरी है उसका पालन नहीं करता। इसका कारण ये है कि जो एक्टिव साइट है वो ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम। जो एलोस्टेरिक एंजाइम की जो रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट की जो पर्याप्त मात्रा होने पर जो एंजाइम आर अवस्था में होता है, जबकि अपर्याप्त यानी कि जो इनअप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट है उसके एंजाइम जो अवस्था है वो टी रहेगी। यानी कि अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है तो जो एंजाइम है वो आर स्टेट में रहेगा, और अगर सबस्ट्रेट है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में है तो एंजाइम है वो टी स्टेट में रहेगा। और पीएच और CO2 और अन्य जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे एलोस्टिक एंजाइम की जो रिएक्शन रेट है वो अफेक्ट होती है। तो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स की। देन है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है कि कोई भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज होगी। और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें रिएक्शन रेट है वो अपनी सबसे हाईएस्ट रेट पे वर्क करती है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मोस्टली जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिएक्शन में यूज होता है वो होता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम ग्राफ देख रहे हैं टेम्परेचर और एंजाइम वेलोसिटी के बीच में। तो ये हमारा बेल शेप्ड का ग्राफ हमें मिलता है। ये ग्राफ जरूरी है जब आप इसकी डेफिनेशन साथ में बता रहे हैं तब। देन है पीएच का इफेक्ट। पीएच हम रखते हैं 4 to 10 के बीच का पीएच रखते हैं, क्योंकि ये ना ही ज्यादा एसिडिक होता है ना ही ज्यादा बेसिक होता है। ये सिमिलर ग्राफ है एज टू टेम्परेचर। देन यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं जो कि स्पेसिफिकली काम करते हैं एसिडिक और बेसिक कंडीशन में। जैसे पेप्सिन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है। ट्रिप्सिन है वो स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन में वर्क करता है, यानी कि 8.0 से 8.1। यूरियज और लाइपेज है ये इन बिटवीन 4 to 7 वर्क करते हैं। जैसे यूरियज है वो 6.4 से 7.4 और लाइपेज है वो 4.8 से 5.2 पीएच के बीच में वर्क करते हैं। देन बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट की जो सांद्रता है वो कैसे अफेक्ट कर रही है एक रिएक्शन होने में। अगर एक्टिव साइट पे जो सबस्ट्रेट है वो पूरी तरीके से उसका सैचुरेशन हो रहा है, यानी कि वो एक्टिव साइट है वो वैकेंट नहीं है, तो उसकी रेट क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। जैसे यहाँ पे हमने एंजाइम एक्टिविटी ली और हॉरिजॉन्टली हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ले रहे हैं, तो मैक्सिमम है वो क्या बताएगा कि एंजाइम की एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये हमको 5-4 तरीके से बताया गया है कि कैसे एक एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सैचुरेट होती है। पहले में क्या है, एक ही साइट हो रही है। दूसरे में हमने 2 सबस्ट्रेट लिए, जो दोनों साइड जो एक्टिव साइट है वो फुल हो गई। थर्ड में 4 लिए, चारों हो गई। अब यहाँ पे हम लास्ट केस में क्या कर रहे हैं, सबसेट इतना कर दिया कि जो एक्टिव साइट के बावजूद भी जो है
प्रोडक्ट है वो उतना ही बन रहा है, क्योंकि एक्टिव साइट्स जो है वो लिमिटेड है। उसके बाद अगर हम सब्सिडी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ है एंजाइम की कंसंट्रेशन, यानी कि पहले हमने देखी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अब हम बात करें एंजाइम की कंसंट्रेशन। एंजाइम की कंसंट्रेशन है, इसमें जो ग्राफ है वो क्या है, लॉगरिथमिकली क्या हो रहा है, लॉगरिथम में अगर हम देखें तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं और एंजाइम एक्टिविटी क्या हो रही है, लॉग के कॉन्टेक्स्ट में इंक्रीज हो रही है। फिफ्थ है हाइड्रेशन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर कितना अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। कि अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी सीड या हम बात करें कोई भी प्लांट की, तो उसको अगर हाइड्रेटेड नहीं है तो वो रिएक्टिव नहीं होंगे, वो जो रिएक्शन है वो काम नहीं करेगी। तो कोई भी एंजाइम है उसको काम करने के लिए वाटर कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। देन है कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, कि हमारा एंड प्रोडक्ट है वो कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो अब अगर कई कई बार ये होता है कि जो एंड प्रोडक्ट है वो वापस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होने लगता है, तो या फिर वो कभी कभी एंजाइम के चारों ओर एकत्रित हो जाता है और उस एंजाइम को फ्रीली फॉर्म में काम करने में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, यानी इनहिबिट करता है उसको फर्दर सबस्ट्रेट से लिंक होने में। तो अगर एंजाइम जो है यानी कि सॉरी जो एंड प्रोडक्ट है वो अगर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हॉल्ट करेगा। नेक्स्ट आपका है कंसंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम की हमने बात की थी, जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोटीनियस पार्ट के साथ मिलके होलो एंजाइम बनाते हैं। तो उनकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन रेट क्या होगी। उसके बाद है लाइट और रेडिएंट एनर्जी। तो मोस्टली ये देखा गया है कि जो विजुअल लाइट होती है, यानी कि ऐसी लाइट जो हम देख सकते हैं, वो उसमें ज्यादातर जो एंजाइम है वो अनरिएक्टिव होते हैं, और एक्सरेज है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एंजाइम की रिएक्शन पे। सिमिलरली जो हमारी पैराबैंगनी जो यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उस पर भी जो एंजाइम है वो काफी सीमा तक अनरिएक्टिव या अक्रियाशील हो जाते हैं। फिर बात आती है विटामिन एंड हॉर्मोन्स। लेकिन मोस्टली जो एंजाइम है वो ज़्यादातर विटामिन और हॉर्मोन्स के जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उनके साथ ही मिलकर काम करता है। जैसे थायमिन है, निकोटेनिक एसिड है, जो हमने टेबल ऊपर देखी थी, इसमें विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक जितने भी टाइप्स हैं, राइबोफ्लेविन है, पायरोडॉक्सिन हो या पेंटाथेनिक एसिड हो, ये सब देखा गया कि इनमें ये एक पाइवेटल रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर वही एंजाइम एक्टिवेटर की बात करें तो सिमिलरली ये कोफैक्टर्स की तरह है जो कि प्रोटीन के साथ मिलके एक एंजाइम को एक्टिव बनाते हैं। फिर है आपके एंजाइम इनएक्टिवेटर, जो कि कार्बनिक और इनकार्बनिक दोनों तरह के इनिबिटर हो सकते हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होते हैं, जो कि सबस्ट्रेट के स्थान पर खुद एंजाइम के साथ संयुक्त हो जाते हैं और एंजाइम को क्या कर देते हैं, अक्रियाशील यानी कि इनएक्टिव कर देते हैं। वो कहलाते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसकी सबसे स्पेसिफिक एग्जांपल हम दे सकते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल में, जहाँ पे जो मेलोनिक एसिड है वो सक्सिनिक एसिड की जगह पे क्या करता है, एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और सक्सिनिक एसिड को बनने से रोकता है। अगर हम बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो ये क्या करते हैं,
प्रोटीन या फिर जो प्रोटीन का जो भाग है उससे डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे नाइट्रस एसिड है, आयोडीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इनएक्टिव एंजाइम के जो प्रोटीन और प्रोटीन रहित जो भाग है उससे जाके बाइंड कर जाता है। ये कई तरीके, ये आपके कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव के अलावा आपके अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर भी होते हैं, जो कि ये आपके इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। आपके पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर इसमें दो ही तरीके के इनहिबिटर बताए हुए हैं।